बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो आज हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग आया तो आपने इसकी डायग्राम भी जरूर ड्रॉ करनी है और लेबल भी करनी है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी, ये दो साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं। जो पहले साइंटिस्ट हैं उन्हें हम नाम देते हैं रिचर्ड अल्टमैन। इन्होंने 1886 के अंदर सेल में इस डबल बाउंडेड ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया और इन्होंने इस ऑर्गेनेली को लाइफ जर्म्स का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो लाइफ को स्टार्ट करते हैं, इन्हें हम लाइफ जर्म्स का नाम देते हैं। फिर उसके बाद 1898 के अंदर एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कैरोल बेंडा। इन्होंने 1908 के अंदर इन जर्म्स को, इन लाइफ जर्म्स को प्रॉपर पावर हाउस ऑफ सेल का नाम दिया था। तो उसके बाद 1908 के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम फिर पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से याद करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए से एनर्जी को जनरेट करती है, इसलिए तो हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल which is responsible for cellular respiration and production of energy। ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि डबल बाउंडेड है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर फोल्डिंग्स हैं, बल खाती हुई लेयर्स हैं, और उन लेयर्स के अंदर मैट्रिक्स, एक फ्लूइड छुपा हुआ है जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन में इसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि आपकी बुक के अंदर क्या बयान किया हुआ है। तो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? बिकॉज दे जनरेट एनर्जी। ठीक है, इसके बाद दे परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हम सब ये जानते हैं कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो रिस्पायरेशन होती है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, and in case of anaerobic respiration a little amount of energy is produced। ठीक है, और जो एनर्जी पैदा होगी वो किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें तो हमें इसकी दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं। जी, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर आप देखें तो जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर हमें कुछ बल खाते हुए फोल्डिंग दिखाई दे रही है। इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टा का नाम देंगे। ठीक है, अब जो अंदर वाली फोल्डिंग लेयर है इसमें देखें तो हमें कुछ और भी पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू कलर में है। इन्हें हम
राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है जी। और जो हमें रेड कलर में धागे दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम डी एन ए का नाम देंगे। ठीक है जी। अब जो क्रिस्टा है, क्रिस्टा के अंदर जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री, वो क्या है जी? आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन ये मेरे बेटे स्मूथ होती है। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ लेयर। ठीक है। अब देखते हैं जो इनर लेयर है उस बारे में बुक्स में क्या लिखा हुआ है। इनर लेयर, तो इनर लेयर में हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन फॉर्म many foldings ठीक है। तो these foldings are called उन फोल्डिंग्स को हम नाम देंगे क्रिस्टा। ठीक है। फिर बारी आती है जी हमारे पास है मैट्रिक्स की। ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में हम कहेंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर एक सरफेस एरिया होता है, उसके अंदर लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होगा, फ्लूइड होगा, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दें, जो ये इनफोल्डिंग्स बनी हुई है ना, ये क्या काम करती हैं? ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करती रहती है। मसलन ये जो इनफोल्डियां पर से बनी हुई हैं करके, ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, ताकि जो फूड मॉलिक्यूल इसके पास आएगा वो उसकी रिस्पायरेशन करके प्रॉपर तौर पर एनर्जी को रिलीज कर सके। ठीक है। फिर हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स होती है क्या है मेरे बेटे? द इनर फ्लूइड like material is called मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम ये सब जानते हैं कि ऐसी ऑर्गेनेली जिसके पास अपना ही डीएनए हो और राइबोसोम्स हो। राइबोसोम्स हम जानते हैं प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ठीक है। तो हम इसका फ्यूचर और बयान करते हैं, ये क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कंटेन their own DNA and ribosomes। ठीक है। तो ये राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है। तो इनके जो राइबोसोम्स होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, उनके साथ ये मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम कहेंगे कि दीज
राइबोसोम्स of mitochondria are more similar to prokaryotic ribosomes than to eukaryotic ribosomes. ठीक है जी। तो ये बड़ा ही अहम सवाल है मेरे बेटे, जो आपने जरूर याद करना है। बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम, तो आपने उसके अंदर इसकी डायग्राम भी जरूर बनानी है। ठीक है, ओके मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज।